हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बनाने वाले हैं, जो कि आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि इनमें से कौन सा एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं और आंसर पता लगाते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है स्किन। स्किन हम सभी को पता है कि स्किन क्या होता है, एक फिजिकल बैरियर होता है जो कि एंट्री ऑफ माइक्रोब्स को रोकता है। अगली बात, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होते थे, आपके सेलुलर बैरियर होते थे जो कि बेसिकली किल करने का काम करते थे आपके माइक्रोब्स को। और एपिथेलियम ऑफ ट्रैक भी क्या था, आपका फिजिकल बैरियर था जो कि एंट्री को अवॉइड करता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टीयर्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, स्टमक के अंदर एसिड और सलीवा इन द माउथ। बेसिकली फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का काम क्या होता है, अगर एंट्री हो गई है माइक्रोब्स की तो फिर वो उसका ग्रोथ नहीं होने देंगे, प्रिवेंट करते हैं उसके ग्रोथ को। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखो तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि कॉमन कोल्ड इनमें से किस रीज़न की वजह से एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो सकता है। तो देखो, पहला रीज़न अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि क्योंकि कॉमन कोल्ड किससे होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। वो अगली बात कि अगर ये होता भी बैक्टीरिया से, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से भी होता, तो एंटीबायोटिक कौन सी ड्रग्स होती थी जो कि बैक्टीरिया को किल करती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, या वो ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, दोनों को किल करने वाली है एंटीबायोटिक। तो ऑब्वियस सी बात, अगर पहला नहीं हो सकता तो आखिरी भी नहीं हो सकता। अगर सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि कॉमन कोल्ड एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी, कॉज्ड बाय अ वायरस। अब ये आंसर सी क्यों है, क्योंकि पहली बात तो कि वायरस से जो बीमारी होती है वो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं हो सकती, क्योंकि एंटीबायोटिक वाले ड्रग होते हैं जो कि बेसिकली बैक्टीरिया को किल करते हैं। और कौन से वायरस से कॉमन कोल्ड होता है, राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है। अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आप स्पोरोजॉइट्स को कहाँ देखोगे, कहाँ आपको स्पोरोजॉइट्स मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो फ्रेशली मॉल्टेड फीमेल एनोफिलीज है उसके अंदर। तो देखो, ये बात तो सच है कि सेलेवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजॉइट्स होते हैं, लेकिन जो फ्रेशली मॉल्टेड होगा उसके अंदर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइफ साइकिल को देखो तो स्पोरोजॉइट्स बनते कब थे, जब एनोफ्लीज मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन को, जिसको ऑलरेडी मलेरिया हो गया, उसको बाइट करता था। तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सलीवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज होगा, क्योंकि इसने जब बाइट करा होगा इन्फेक्टेड पर्सन को तो ये भी इन्फेक्टेड हो गई होगी, और लास्ट में ये गैमेट्स बनने के बाद कहाँ स्टोर हो जाते हैं स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में, ये आपके सेलिवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, बी। आगे के दो ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो आरबीसी ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो देखो, यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स वाली स्टेज थोड़ी थी, यहाँ तो गैमेट फॉर्मेशन होता था। लास्ट अगर देखोगे स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन, तो ये भी गलत है, क्योंकि स्प्लीन के अंदर तो कोई भी तरीके से वो जाता ही नहीं था। वो कहाँ मूव करता था, आपके लीवर में, आरबीसी के अंदर। तो स्प्लीन के अंदर जाता ही नहीं था। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल तरीके से गलत है। तो आंसर क्या आ गया आपका, सेकेंड आ गया आंसर। अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि लीवर के अंदर जो सिरोसिस होता था वो किसके लॉन्ग टर्म इनटेक की वजह से होता है। तो देखो, तो जो सिरोसिस आपने सुना भी होगा, जितने भी लीवर की बीमारी हो किससे रिलेटेड होती हैं, अल्कोहल से रिलेटेड होती हैं। ये बाकी के जो तीन है वो तो ड्रग्स हैं। आप अगर देखो कोकेन और ओपियम को, तो बेसिकली कहाँ पे वर्क करते हैं, ब्रेन के ऊपर वर्क करते हैं, या आपके लीवर के ऊपर थोड़ी वर्क करते हैं। टोबैको कहाँ वर्क करेगा, आपका बेसिकली माउथ वाले एरिया में कैंसर वगैरह कॉज करता है या हार्ट डिजीज़ कॉज करेगा। लीवर पे कौन असर डालता है सबसे ज़्यादा, अल्कोहल सबसे ज़्यादा असर डालता है। तो आंसर क्या गया, सी, अल्कोहल। पढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाइडल टेस्ट किस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए करा जाता है। तो देखो, इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि टाइफॉइड के लिए करा जाता है, ठीक है। मलेरिया के लिए क्या करा जाता है, मलेरिया के लिए बेसिकली ब्लड टेस्ट करा जाता है और प्लाज्मोडियम की प्रेजेंस देखी जाती है। डायबिटीज़ के लिए तो आपको पता ही है कि अलग से उसका टेस्ट होता है, डायबिटीज़ तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है भी नहीं। और एड्स के लिए आप सभी को पता है क्या है, एलिसा टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम कहाँ आकर करेगा। तो देखो, इसका ऑप्शन है पहली बात ह्यूमन लीवर, तो जो कि पूरी तरीके से गलत है।
क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ना, जाइगोट कैसे बन जाएगा, अभी गैमेट ही नहीं बने तो। अगली चीज़, गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज, जो कि बिल्कुल सही है। कैसे सही है, तो देखो, जब फीमेल एनोफिलीज इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, उसके अंदर से गैमेट को इनटेक कर लेता है, फिर अपने ब्लड को कहाँ ले जाता होगा, गट या स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर ही फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन भी होता है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो या जाके इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो आप जाके इसकी लाइफ साइकिल को देख सकते हो, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है सैलिवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलीज। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होते थे, स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट होते थे, जाइगोट नहीं प्रेजेंट होते थे। लास्ट ऑप्शन है ह्यूमन आरबीसी। तो जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का थोड़ी फॉर्मेशन होता है। अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉइड्स का कब यूज़ करा जाता है क्विक रिलीफ पाने के लिए। तो देखो, नौजे के लिए, घबराहट के लिए नहीं, कफ के लिए नहीं, हेडेक के लिए नहीं। आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि एंटी हिस्टामिन कब दिए जाते हैं, जब आपकी बॉडी क्या रिलीज़ करती है, मास्ट सेल्स आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं सेरोटोनिन और हिस्टामिन। उनके एक्शन को रिवर्स करने के लिए एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉयडल ड्रग्स को दिया जाता है। और ये कंडीशन कब अकर करती है, जब एलर्जी होती है आपको। आप एलर्जी वाले सेक्शन में जाके देखो तो बहुत अच्छे से इस बात को बताया गया है, या हमने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर भी आप जाके देख सकते हो, उधर क्लियरली मेंशन करा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन इज़ ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड। मतलब कि आप सभी ने पढ़ा होगा, एक CMI प्रॉपर्टी होते हैं टी लिम्फोसाइट्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के सेल को रिकॉग्नाइज करता है और जो बाहर के सेल्स होते हैं उनको किल करना शुरू करता है या ग्राफ्ट का रिजेक्शन शुरू करता है। तो लेकिन ये है कि कॉर्निया का जब ट्रांसप्लांट होगा ना, तब आपका टी लिम्फोसाइट कुछ भी नहीं करता। तो उसका रीज़न क्या है, तो पहला रीज़न देखो, इट इज़ अ नॉन लिविंग लेयर। देखो, नॉन लिविंग थोड़ी कॉर्निया, तो जो कि गलत है, लिविंग होता है, ऑब्वियस सी बात है। इट्स सेल्स आर लीस्ट पेनिट्रेबल बाय बैक्टीरिया। तो देखो, पेनिट्रेशन वगैरह का काम किसका होता था, आपके बेसिकली म्यूकस का होता था या आपके स्किन का होता था, आपके कॉर्निया का थोड़ी काम था इसका। थर्ड अगर आप देखोगे तो इट हैज़ नो सप्लाई ऑफ ब्लड, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जितने भी इम्यूनिटी थी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो थी, उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहा जाता था। मतलब ये ब्लड के अंदर होते थे सेल्स। तो जब ब्लड के अंदर ब्लड का ही कोई सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे कॉर्निया का रिजेक्शन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। क्योंकि अगर टी लिम्फोसाइट्स होंगे नहीं तो वाला ऑर्गन रिजेक्ट क्यों होगा, और टी लिम्फोसाइट कहाँ होता है, आपके ब्लड के अंदर होते हैं, इसीलिए ये रिजेक्ट नहीं होता है कॉर्निया। अब अगला जो ऑप्शन है वो ई न्यूक्लिएटेड सेल्स के अंदर होता है कॉर्निया। तो देखो, जो कि गलत है, कॉर्निया के अंदर न्यूक्लिएटेड सेल्स ही होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड सेल्स नहीं होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड सेल्स आपके आरबीसी, वो भी मैच्योर आरबीसी के अंदर ही होते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों, बोथ सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन्स कोरिया आर, ये दोनों क्या हैं। आप सभी को पता है सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है, तो ये भी एक डिजीज़ है, लेकिन किस टाइप ऑफ डिजीज़ है। तो हम सभी को पता है कि हमने जब चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, तो सिकल सेल एनीमिया कौन सी डिजीज़ थी, ऑब्वियसली आपकी एक जेनेटिक डिजीज़ थी। तो बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज़ गलत, पॉल्यूटेंट रिलेटेड डिजीज़ गलत, वायरस रिलेटेड डिजीज़ गलत। तो कौन सा आंसर, कॉन्जेनिटल मतलब जेनेटिक डिजीज़। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ काल्मनेस एंड रिलैक्सेशन। तो देखो, इसका आंसर है वेलियम। वेलियम एक डिप्रेसेंट ड्रग है जो आपकी बॉडी एक्टिविटी को बिल्कुल लोअर डाउन कर देगा और आपको एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन फील होगा आपके माइंड के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सिम्टम जो होते हैं HIV एड्स के, वो कब शो होंगे, कौन से स्टेज के अंदर शो होंगे। तो ऑप्शन को देखते हैं और पता लगाते हैं क्या है इसका आंसर। तो देखो, पहली बात तो आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है नीट के एग्ज़ाम के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, विद इन 15 डेज ऑफ द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड, जो कि गलत है। हम सभी ने देखा था कि कितने साल लग जाते हैं, 5 से 10 साल लग जाते हैं, तो 15 दिन तो बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है व्हेन द इन्फेक्टेड रेट्रोवायरस एंटर होस्ट सेल्स।
तो देखो ऑब्वियसली बात है, इन्फेक्शन के बाद वो एंटर तो कर ही जाएगा हॉस्ट के अंदर, लेकिन उसका भी नंबर क्या होगा, कम होगा। और एटलीस्ट कुछ नंबर होना चाहिए ना आपका रेट्रोवायरस का, तब जाके वो अपना इफेक्ट शो होगा, मतलब सिम्टम शो होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें, व्हेन HIV डैमेज लार्ज नंबर ऑफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट। अब अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर हमने देखा कि HIV सबसे पहले किसको मारता है, इन टी हेल्पर सेल्स को ही मार रहा था। तो ऑब्वियसली जब वो ज़्यादा सेल्स को मार देगा तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ कर जाएगी और आपको सिम्टम दिखने लग जाएंगे एड्स के। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी। अगर हम लास्ट ऑप्शन को देख लें, व्हेन द वायरल DNA इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो देखो ये तो एक प्रोसेस है, ये एक बार होगा, जब ये सेवरल बार प्रोसेस होगा तब जाके थर्ड वाली स्टेज आएगी ना। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, बेसिकली जो हमारे ब्लड के अंदर होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, कौन से फंक्शन के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो अगली चीज़ क्या है कि IgA, IgE, IgG ऐसे करके आपने एंटीबॉडीज़ का नाम सुना होगा। तो इसके अंदर I और G क्या होता है। तो देखो I स्टैंड करता है इम्यूनो, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और G स्टैंड करता है ये ग्लोबुलिन के लिए। तो और हम सबको पता ही है कि एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है, डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो आंसर क्या आ जाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि पेशेंट हु हैड अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबोनॉइड्स। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिन पेशेंट्स को सर्जरी के बाद जो ड्रग दी जाती है वो है मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन एक बहुत अच्छा सेडेटिव भी है और एक बहुत अच्छा पेन किलर भी है, जिसको बेसिकली ये सर्जरी वगैरह के बाद दिया जाता है। अगला ऑप्शन क्या कहता है कि बेनिगन ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। ये भी गलत है, क्योंकि बेनिगन ट्यूमर तो एक ही जगह पे रहता है, कन्फाइंड रहता है, तो ये थोड़ी प्रॉपर्टी शो करता है मेटास्टेसिस की। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड ये कह रहा है कि हीरोइन एसिलेट्स बॉडी फंक्शन। ये भी गलत है, क्योंकि हीरोइन क्या करता है, बेसिकली एक डिप्रेसेंट ड्रग है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को धीमा कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। अगर आप आखिरी ऑप्शन को देखो तो ये कह रहा है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेसिस। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो मेटास्टेसिस शो करता है। तो मेटास्टेसिस होता क्या है, तो ये एक कंडीशन है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, जब वो ट्यूमर किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा, और फिर वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में मूव करेगा और अलग अलग जगह पे ट्यूमर कॉज करने लग जाएगा। तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं, जो किसकी प्रॉपर्टी है, बेसिकली आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी है। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि जो टी होता है ना, टी लिम्फोसाइट के अंदर, वो किसको रेफ़र करता है। तो ऑप्शन के अंदर हम देख लेते हैं। थायराइड को करता होगा, नहीं, गलत है, क्योंकि थायराइड क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसका मेटाबॉलिज्म का काम है, उसका क्या काम, इम्यूनिटी के लिए। अगला अगर ऑप्शन देखें थैलेमस, तो देखो थैलेमस क्या है, थैलेमस आपका ब्रेन का पार्ट है, उसका भी कोई भी इम्यूनिटी से रिलेशन नहीं है। थर्ड अगर आप ऑप्शन देखो टॉन्सिल्स, तो टॉन्सिल का क्या काम था, बेसिकली ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है आपके लिम्फोसाइट को एंटीजन से। तो ये क्या होता है, बेसिकली सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता था, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप लास्ट ऑप्शन देखो थाइमस, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि थाइमस जो ग्लैंड था उसके अंदर किसका प्रोडक्शन होता था, लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता था, भले ही अर्ली स्टेज में, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के मैच्योरेशन और फॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार था। इसलिए आंसर क्या होगा आपका, थाइमस। तो टी किसके लिए स्टैंड करता है, थाइशन है कि LSD किस टाइप ऑफ ड्रग, कौन सा टाइप ऑफ ड्रग है। तो देखो पहली बात तो LSD की फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। LSD की फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो LSD होता है वो हेलुसिनेशन करता है। हेलुसिनेशन मतलब आपको, मतलब एक तरीके से ब्लरनेस आएगी आपके विज़न के अंदर, और आपको कुछ अनरियल चीज़ें रियलिस्टिक होते हुए लगेंगी। मतलब आपको एक से दो चीज़ें लिखेंगी, या कोई और पर्सन जो वहाँ पे नहीं होगा आपको दिखने लग जाएगा। तो बेसिकली कहाँ वर्क करता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है। आगे अगर आप देखोगे ड्रग्स को, तो आंसर तो क्या हो गया, ए हो गया। बाकी के ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो देखो सीडेटिव कौन से ड्रग होते हैं,
जिनको आपको लेने के बाद नींद आ जाए। ट्रैंक्विलाइज़र कौन से होते हैं? जिनको अगर आप, ये डार्ट वगैरह के फॉर्म पे आता है, अगर इनको किसी एनिमल या किसी बॉडी पे अगर आप इंजेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंस्टेंटली उस आदमी को बेहोश कर देते हैं। स्टिमुलेंट मतलब जो आपकी अचानक से एनर्जी को बढ़ा दें। तो आंसर क्या हो गया आपका? आपका आंसर हो गया ए, हेलोसिनोजेनिक। अगले ऑप्शन को देखें, अगले क्वेश्चन को देखें तो क्या है कि सैल्मोनेला जो है वो किससे रिलेटेड है? तो हम सभी को पता, जो हमने पहली डिजीज़ पढ़ी थी टाइफॉइड, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या था? सैल्मोनेला टाइफी। तो आंसर क्या हो गया? टाइफॉइड। अब बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते आंसर? देखो, पोलियो, पोलियो किससे होता था? एक वायरस से होता था। टेटनस किससे होता था? ये भी एक वायरस से होता था। और ट्यूबरक्लोसिस है, ये ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम से होता है, ना कि सैल्मोनेला से। तो सैल्मोनेला से क्या होता है? टाइफॉइड होता है। तो आंसर क्या हो गया? ए। अगर हम आज के लास्ट क्वेश्चन को देखें तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज? ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, फिर है एड्स, फिर है कफ एंड कोल्ड, और लास्ट ऑप्शन है मलेरिया। तो अगर हम लास्ट से शुरू करें तो ऑब्वियस ही बात है, मलेरिया कब होता है आपको? जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आपको बाइट करे और उसके अंदर क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम भी होना चाहिए। तो एक बहुत चांस टाइप ऑफ डिजीज़ है, अगर नहीं होगा प्लाज्मोडियम तो नहीं होगी आपको। तो अगली बात एक और चीज़ ये कि इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसिडर भी नहीं करा जाता है मलेरिया को। तो आपका डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस तो बिल्कुल नहीं हो सकता ये। फिर अगर हम कफ एंड कोल्ड को देखें तो कफ एंड कोल्ड क्या होता है? एक सीजनल फ्लू है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सीजनल फ्लू है तो ये भी इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। एक सीज़न में होगा, दूसरे सीज़न में नहीं होगा। अगला ऑप्शन अगर आप देखो तो एड्स, तो एड्स के भी लिमिटेड ही ट्रांसमिशन के तरीके हैं, जैसे कि अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मदर के थ्रू बच्चे को आ सकता है प्लेसेंटा से। लेकिन अगर आप हेपेटाइटिस बी को देखो तो हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस बी आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स के थ्रू भी फैल सकता है, अगर आपके निडर स्टेरलाइज नहीं है उसके थ्रू भी फैल सकता है, ड्रग्स के थ्रू फैल सकता है। ये बॉडी सिक्रीशन जैसे कि सलीवा, स्वेट, सीमेन, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन, फेसेस, और भी बहुत तरीक़ों से ये फैल सकता है। तो आप देख सकते हो इतने सारे तरीके हैं इसके स्प्रेड होने के, जो कि इन सारी चीज़ों से ज़्यादा हैं बाकी के ऑप्शन से। इसीलिए हेपेटाइटिस भी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। लेकिन अब इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको कैसे बनाया गया है? ईस्ट की हेल्प से बनाया गया है। और कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया है? DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करा गया है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हम और सीरीज़ को आपके सामने ला सकें। थैंक यू।